कहानी की शुरुआत एक आदमी के गिरने से होती है, जहां उसे अपना दर्दनाक पास्ट याद आता है, जिसमें वह अकेला ही एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत से लड़ा और अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ के पीछे लगा दी। लेकिन सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। रियलिटी ने उसके मुंह पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर फेंक दिया और उसके सारे सपने तोड़ दिए। इसी वजह से उसका अपने बॉस से झगड़ा हो गया। उसका बॉस उस पर चिल्लाया और उसे पागल बोला, क्योंकि वह सिस्टम के खिलाफ जाना चाहता था। फिर उसका सीनियर पास आकर उसे ध्यान से सुनने को कहता है और उसे प्रोसिक्यूटर सियो जैन गायोंग कहकर बुलाता है। बुजुर्ग आदमी उससे पूछता है कि उसकी सैलरी के लिए टैक्स कौन भरता है और इनडायरेक्टली बताता है कि यह आम लोग नहीं होते। इस सिचुएशन में बॉस कहता है कि कुत्ता भी उस हाथ को नहीं काटता जो उसे खाना देता है और उसे केस को हमेशा के लिए दबा देने को बोलता है। मुट्ठी बंद करके सियो जून जैंग पूछता है कि क्या ज्यादा टैक्स देने से किसी को क्राइम करने का हक मिल जाता है। वह बोलता रहता है और पूछता है कि ऐसा लॉ किसने लिखा, क्योंकि वह उस गंदे इंसान को भी जेल भेजेगा। यह सुनकर उसका सीनियर ताना मारते हुए मुस्कुराता है और उसे घमंडी बच्चा बोलता है जो अपनी औकात नहीं जानता। फिर सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहां सियो जैन जांग पानी में गिर रहा होता है और उसके बॉस की आवाज गूंज रही होती है, जो कह रहा होता है कि कोई ऐसा काम न करे जिसका बाद में अफसोस हो। तभी बारिश में कुछ मास्क लोग आते हैं और पता चलता है कि उसे किसने धक्का दिया था। पानी के अंदर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस जिंदगी में उसे एक ही अफसोस है कि वह अपने बॉस जैसे नीच लोगों को सजा दिए बिना ही इस गंदी दुनिया से जा रहा है। खून में लथपथ जमीन पर पड़े हुए सियो जैन जांग सोचता है कि क्या उसका एंड इतना बेकार और बेकार तरीके से ही होगा। जैसे जैसे उसकी नजर धुंधली होती जाती है, वह बस यही सोचता है कि काश उसे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो सब कुछ अलग होता। अचानक उसके दिमाग में तेज रोशनी चमकती है, जिसमें पैरामेडिक्स उसे बचाने के लिए भागते हुए दिखते हैं। जब उसे होश आता है, सबसे पहले वह एक कमरे की सफेद छत और 4 बैग देखता है। अपने हाथ पर लगी 4 लाइन को देखकर वह सोचता है कि क्या वह सच में हॉस्पिटल में है। फिर वह झटके से बेड पर बैठ जाता है, यह सोचकर हैरान होता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह जिंदा कैसे है। उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ जाती है और वह हंसने लगता है, यह समझकर कि उसे सेकंड चांस मिल गया है। अब उसके पास अपने दुश्मनों का पीछा करने का टाइम है, चाहे उन्होंने उसे क्रिमिनल बनाकर फंसाया हो। जिंदा रहना ही उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। इसलिए वह उठता है और वहां से निकलने का पक्का फैसला कर लेता है। टाइम वेस्ट किए बिना वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से भागना है। लेकिन जब वह शीशे में देखता है तो अपने चेहरे को छूकर उसे अजीब सा लगता है, जैसे वह खुद नहीं हो। यह देखकर सियो जून जांग पैनिक कर जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में कोई बिल्कुल अलग चेहरा होता है और वह जोर से चीख पड़ता है। ऊपर से उसे यह भी पता चलता है कि उसकी आवाज भी बदल चुकी है, जिससे वह और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बेचैन होकर वह खुद को थप्पड़ मारने लगता है, सोचता है कि शायद यह कोई अजीब सपना हो। थप्पड़ों का दर्द उसे जमीन पर गिरा देता है और वह सोचता है कि सपना इतना रील और दर्दनाक कैसे हो सकता है। फिर सियो जैन जांग सोचता है कि उसे जल्दी से उठना होगा, वरना कहीं उसका असली बॉडी कहीं और ही खत्म न हो जाए। जब उसे लगता है कि थप्पड़ मारने से कुछ नहीं हो रहा, तो वह डिसाइड करता है कि इस सपने से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए वह खिड़की की तरफ दौड़ता है और थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप लेने का सोचता है। लेकिन तभी बेडरूम का दरवाजा खुलता है और एक खुश कपल अंदर आता है, सियो जिन नाम पुकारते हुए। उनकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है जैसे ही वे लड़के को हॉस्पिटल बिल्डिंग से कूदने जाते हुए देखते हैं। इस सीन को देखकर दोनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि यह कौन है, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। यहीं पर प्रोसिक्यूटर को रियलाइज होता है कि उसके साथ कुछ बिल्कुल इम्पॉसिबल और लॉजिक से परे हो चुका है। और ज्यादा कंफ्यूजन से बचने के लिए वह प्रिटेंड करता है कि उसकी मेमोरी चली गई है और किमियो जेवायन की आइडेंटिटी अपना लेता है। डॉक्टर के ऑफिस में औरत पूछती है कि उसके बेटे ने जंप करने की कोशिश क्यों की, तो डॉक्टर बोलता है कि यह शॉक का टेम्पररी सिम्टम है।
सुजान जॉन सोचता है कि शुरुआत में यह सब समझना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। उसने तो यहां तक हंगामा भी कर दिया था, बोलते हुए कि वह किमियो जेवायन नहीं है, जिसके बाद उसे साइकिक के पास ले जाया गया। वहां जाकर वह औरत उसे देखती है और अजीब सी स्माइल के साथ बोलती है कि उसके अंदर एक मरा हुआ आदमी बसा हुआ है। यह सुनकर लड़के की मां पैनिक कर जाती है और प्रोटैगनिस्ट शमन की एक्यूरेसी देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही साइकिक खुद एक्सपोज हो जाती है, जब वह बोलती है कि अंदर फीमेल स्पिरिट है और उसका एक्सर्सिज्म करना पड़ेगा। इतने सारे रीबर्थ और दूसरे बॉडी में होने के ड्रामा के बाद धीरे धीरे वह इस बात की आदत डालने लगता है। 3 हफ्ते बीत जाने के बाद प्रोटैगनिस्ट फाइनली अपनी नई जिंदगी और नई बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाता है। एक दिन टीवी देखते वक्त एक खास न्यूज उसका ध्यान खींच लेती है। रिपोर्ट कंफर्म करती है कि प्रोसिक्यूटर सियो जैन जैंग की लाश मिल चुकी है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को मानना पड़ता है कि वह सच में मर चुका है। तब उसे समझ आता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे किम सियो जेवायन बनकर ही जीना पड़ेगा। किचन में जाकर वह देखता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर फुल मील लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद वह टेबल पर बैठकर अपने नए फादर को गुड मॉर्निंग बोलता है और फादर भी रिप्लाई करता है। अपनी पिछली जिंदगी के लोनली ऑफन होने के मुकाबले अब उसके पास एक रियल फैमिली है। उसके फादर का नाम किम जून मैन है और सच कहूं तो यह वही टाइप का आदमी है जिससे प्रोसिक्यूटर अपनी पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था। किम जून मैन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ है, एक करप्ट आदमी जो बिना डरे प्रोसिक्यूटर्स को ब्राइब करता है। फिर भी वह अपनी फैमिली के लिए काफी डेडिकेटेड लगता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद वह इतना बुरा भी नहीं है। तभी उसकी नई मां ओमी जंग रूम में आती है और अपने हस्बैंड की शराब वाली बदबू को लेकर कंप्लेन करती है। वह एक बहुत एलिगेंट वुमन है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी बर्तन तक नहीं धोए और जो मानती है कि फ्रांस से आई हर चीज ऑटोमैटिकली बेस्ट होती है। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई किम जिन यंग भी टेबल पर आ जाता है, जो बड़ा शेफ बनने का सपना देखता है। प्रोटैगनिस्ट को अभी भी 3 नए फैमिली मेंबर्स मिलना काफी अजीब लगता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वह इस नई बॉडी में है। इत्तेफाक से इस जिंदगी में भी वह प्रोसिक्यूटर ही है, बस ट्रेनी है, और वह बिल्डिंग के 5th फ्लोर से गिरा था। वह सोचता है कि शायद यह भगवानों का कोई मजाक है, क्योंकि वह किमियो जेवायन की बॉडी में बिना किसी एक्सीडेंट की याद के जाग गया। चाहे यह डिवाइन जोक हो या कुछ और, उसे सेकंड चांस मिला है और वह इसे पिछली बार की तरह बेकार नहीं जाने देगा। सूप में अपना रिफ्लेक्शन देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर वह अपने पास मौजूद सारे रिसोर्सेज का सही यूज करे तो वह अपना गोल हासिल कर सकता है। इस तरह वह फाइनली चीफ प्रोसिक्यूटर किम योंग जून से बदला ले पाएगा, जो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार था। थोड़ी देर बाद उसका फादर पूछता है कि क्या वह अगले दिन काम पर वापस जा रहा है। यंग मैन सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। किम जून मैन पूछता है कि क्या उसे और रेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसे लॉस्ट टाइम कवर करने के लिए काम करना जरूरी है। फिर फादर सजेस्ट करता है कि जाने से पहले अंकल को डिनर पर इनवाइट करें, जिससे दोनों भाई काफी सरप्राइज हो जाते हैं। उनके रिएक्शन को देखकर किम जून मैन उनकी रिएक्शन को इग्नोर कर देता है और अपने छोटे बेटे जिन यांग को बात करने के लिए बुला लेता है। फादर लड़के से बोलता है कि गैंगवान द्यू शहर वापस जाने से पहले अपने बड़े भाई को गुड बाय बोल दे। प्राइवेट में जिन यंग बताता है कि उसने जानबूझकर अंकल के साथ डिनर अवॉइड करने के लिए दूसरे प्लान्स बना लिए थे और इसी वजह से उसे डांट भी पड़ी। वह अपने भाई की एमनीशिया को याद करके बोलता है कि अब उसे खुद देखने को मिलेगा कि उनका अंकल कितना अनबेरेबल है। वह कंप्लेन करता है कि अंकल दुनिया का राजा बनने की एक्टिंग करता है। जिन यंग आगे बोलता है कि उनका अंकल हमेशा उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो वही सबसे पहले मांगने आ जाता है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। सुजान जैंग सोचता है कि जल्दी ही उसे खुद पता चल जाएगा कि यह अंकल असल में कैसा है। सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही लक्सुरियस हाउस में। वह अपने रूम में किताब पढ़ रहा होता है, तब कोई आकर बताता है कि उसके अंकल आ चुके हैं।
यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट बुक बंद करता है और सोचता है कि फाइनली वह इस फेमस रिलेटिव का चेहरा देखेगा। सीढ़ियां उतरते हुए वह सोचता है कि क्या उसका अंकल भी उसके पुराने बॉस जितना बुरा हो सकता है। और तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। उस पल जैसे उस पर बिजली गिर जाती है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से शॉक हो जाता है और हिल भी नहीं पाता। वह बूढ़ा आदमी बस हल्का सा नोट करता है और एक सिनिकल स्माइल देता है जो प्रोटैगनिस्ट को बहुत पहले से जाना पहचाना लगता है। यंग मैन की आंखों में अपने सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा दिख जाता है। उसकी जिंदगी की सबसे बुरी यादें वापस आ जाती हैं। किम योंग जून का वह मॉकिंग लुक याद आ जाता है जब उसने उसे धमकाया था। इससे उसका डाउट कंफर्म हो जाता है। फेक स्माइल के साथ अंकल पूछता है कि क्या वह ठीक फील कर रहा है, बिल्कुल केयरिंग रिलेटिव की तरह एक्ट करते हुए। प्रोटैगनिस्ट अंदर से हिल जाता है क्योंकि जिस इंसान ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी वही अब इस बॉडी का अंकल निकला। डिनर के दौरान किम योंग जून ड्रामा करता है कि जब उसे एक्सीडेंट की न्यूज मिली थी तो वह बहुत वरीड था। वह बोलता है कि अपने नेफ्यू को रिकवर होते देखकर उसे बहुत खुशी हो रही है। फादर बताता है कि उसके बेटे की मेमोरी चली गई है। अंकल यह बात बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनता है। किम योंग जून पूछता है कि क्या वह इस हालत में काम संभाल पाएगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा होता है, लेकिन अभी वह कंट्रोल करता है और जबरदस्ती स्माइल के साथ बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुजान जांग सोचता है कि सिर्फ पर्सनल मेमोरीज गई हैं, बाकी सब ठीक है, जो उसके रिवेंज के लिए काफी है। फिर अंकल ऑफर करता है कि वह अपनी पावर यूज करके नेफ्यू को सू में ट्रांसफर करवा देगा। यह सुनकर फादर बहुत खुश हो जाता है। कैमरा स्टेक का क्लोजअप दिखाता है जब चाकू से काटा जा रहा होता है, जो डिनर टेबल पर टेंशन और दबा हुआ गुस्सा शो करता है। मीट का पीस फोक पर उठाए हुए किम योंग जून पूछता है कि उसे यह प्रपोजल कैसा लगा। अचानक प्रोटैगनिस्ट स्पॉटलाइट में आ जाता है। सू जून जेओंग बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कसम खाता है कि वह दोबारा उस आदमी का शिकार नहीं बनेगा। नाइफ पर हाथ रखे हुए किम योंग जून टॉपिक बदल देता है और एक सवाल पूछता है। वह पूछता है कि क्या उसे सच में एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत मना कर देता है। इस पर अंकल एक सैटिस्फाइड स्माइल देता है क्योंकि उसके लिए यह एमनीशिया काफी यूजफुल साबित हुई है। अगला सीन नेक्स्ट डे का होता है जहां प्रोटैगनिस्ट अपना सामान पैक कर रहा होता है काम पर वापस जाने के लिए। एक बॉक्स उठाते हुए उसे डिनर के वक्त अंकल की अजीब सी स्माइल याद आती है। वह सोचता है कि क्या वह बस उसकी इमेजिनेशन थी या उसके पीछे कोई डार्क मीनिंग था। तभी एक आवाज उसे टोक देती है, पूछती है कि क्या पैकिंग हो गई। वह आवाज किम यान वैन की होती है, किम योंग जून के बेटे की, जो इत्तेफाक से खुद भी एक प्रोसिक्यूटर था। हाथ में बॉक्स उठाए हुए प्रोटैगनिस्ट लिविंग रूम से गुजरते हुए बोलता है कि वह कुछ भूल गया है। लेकिन तभी उसका कजिन उसे रोक लेता है और एक फोल्डर पकड़कर पूछता है कि क्या यह वही केस है जो वह पढ़ रहा है। सिचुएशन देखकर किम युवन एक स्मग स्माइल के साथ फाइल खोल लेता है, जिससे सियो जैन जैंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। कजिन केस डिटेल्स पढ़ना शुरू करता है और सब कुछ समझाने का ऑफर देता है जैसे वह खुद बहुत सुपीरियर हो। प्रोटैगनिस्ट मदद लेने से मना कर देता है, लेकिन किम यान ह्यूएन इंसिस्ट करता है और बोलता है कि इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एविडेंस की कमी है। जब कजिन अपना ज्ञान झाड़ रहा होता है तब अंकल दूर से सब देखकर स्कॉफ करता है, सोचता है कि उसका बेटा इसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, कितना पथेटिक है। किम योंग जून वाइन का सिप लेता है और बोलता है कि टाइम के साथ उसका नेफ्यू भी सीख जाएगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ असॉल्ट मानकर केस जीतना मुश्किल होगा। इस पर किम यान वैन उसे मॉकिंगली देखता है और पूछता है कि उसे इतने कॉम्प्लेक्स केस के बारे में क्या पता होगा। तब सुजान जैंग जवाब देता है कि सिर्फ ड्रिंक करने से यह प्रूव करना मुश्किल है कि विक्टिम होश में नहीं थी। ऊपर से दोनों पहले कई बार मिल चुके थे और उनके बीच रोमांटिक मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए थे। कजिन स्मग स्माइल के साथ कंफर्म करता है कि डिफेंस बिल्कुल यही आर्ग्यूमेंट यूज करेगी।
लेकिन प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में प्लान भी होता है। वह बताता है कि अगर वह होता तो पनल कोड के आर्टिकल 302 का यूज करके बंदे को दूसरे तरीके से फंसा देता। फिर वह एक्सप्लेन करता है कि उस आदमी ने लड़की को सीरियस रिलेशनशिप का झूठा प्रॉमिस देकर उसे डिसीव किया था। सिर्फ यह बात ही उसे पनिशेबल बना देती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि जब आसान रास्ता है तो मुश्किल रास्ता क्यों चूज करें। बैकग्राउंड में किम योंग जून यह सब देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और उसके दिमाग से इंप्रेस भी हो जाता है। तब फादर बीच में बोलता है कि दोनों ही सही हैं, क्योंकि लॉ को कई तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इस पर किम योंग जून अपना ग्लास टेबल पर रखकर बोलता है कि काफी लेट हो गया है, अब चलना चाहिए। फादर और मदर एक दूसरे को रिलीव्ड लुक देते हैं, खुश होते हुए कि फैमिली के बीच सब कुछ शांति से खत्म हो गया। अगली सुबह रोड पर फादर सियो जैन जैंग को फोन करके हंसते हुए बोलता है कि उसने कभी अंकल को इतना फ्लस्टर्ड नहीं देखा। कार में बैठा प्रोटैगनिस्ट स्माइल करता है और कॉल एंड कर देता है जब फादर उसकी तारीफ कर रहा होता है। रियर व्यू मिरर में खुद को देखते हुए उसे थोड़ा बुरा लगता है असली बॉडी के ओनर के लिए। थोड़ी देर बाद वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, गैंगविन डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस। बिल्डिंग में घुसते ही सुजान जेंग सोचता है कि उसे बिल्कुल ऐसा ही रिसेप्शन एक्सपेक्ट था। वहां का एटमॉस्फेयर उसकी सोच से भी ज्यादा डिप्रेसिंग होता है, सब लोग हारे हुए से लग रहे होते हैं। पता चलता है कि इस जगह को डागा नाम एग्जाइल कहा जाता है, जहां हारने वाले प्रोसिक्यूटर्स को भेजा जाता है। फिर वह रूम 285 की तरफ जाता है, जो प्रोसिक्यूटर लायांगसू का ऑफिस होता है। ऑफिस में एंटर करते ही प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि यहीं किमियो जेवायन इंटर्नशिप करता था। चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सियो जून जेंग सोचता है कि पुरानी जॉब पर वापस आना अच्छा लग रहा है। तभी एक आवाज आती है, पूछती है कि वह दरवाजे के सामने बेवकूफ की तरह क्यों खड़ा है। लायांगसू बोलता है कि जब से वह छुट्टी से वापस आया है, तब से उसे कोई एम्बैरसमेंट नहीं करनी चाहिए। यह कहकर वह जोर से डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर पटक देता है, जिससे तेज आवाज होती है। प्रोटैगनिस्ट पेपर्स उठाता है और अपने पहले केस के बारे में सुनने के लिए रेडी हो जाता है। केस एक 40 साल की औरत का होता है, जो घर जाते वक्त ड्राइविंग एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। लायांगसू पूछता है कि क्या वह 3 हफ्तों तक बस लेटा ही रहा और उसे केस का समरी देने को कहता है। सुजान जेंग बताता है कि ड्राइवर पर चार्ज लगा है, लेकिन वह कह रहा है कि यह अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था। इस पर लायांगसू बोलता है कि उन्हें प्रूव करना होगा कि यह अनअवॉइडेबल नहीं था और एक्सपेक्टेड सेंटेंस के बारे में पूछता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि प्ली डील लेने पर सजा सिर्फ 1 साल जेल और 2 साल प्रोबेशन की होगी। ओल्डर प्रोसिक्यूटर गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि क्या उसने अपने अंकल से 3 हफ्तों तक प्राइवेट लेसन्स लिए हैं। इस पर लायांगसू सोचता है कि शायद उसे रुकी पसंद नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए कोई फ्लॉ भी नहीं मिल रहा। फिर वह पूछता है कि क्या यंग मैन एक्सीडेंट साइट पर गया है, और प्रोटैगनिस्ट तुरंत मना कर देता है। इस पर सुपीरियर का गुस्सा फट जाता है और वह चीख कर कहता है कि रुकी को क्राइम सीन जरूर देखना चाहिए। फिंगर स्ट्रीट की तरफ पॉइंट करते हुए वह सियोजान जेंग को तुरंत लोकेशन पर भेजने का ऑर्डर देता है। नो एक्सक्यूजेस। बाहर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ 1 घंटे का काम होने के बाद ही उसे क्राइम सीन भेज दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह असली एक्शन के लिए ऑलरेडी ईगर है। वहां से वह केस एनालाइज करना शुरू करता है और याद करता है कि सीन एक शोल्डर था जहां कर्व बहुत शार्प था। रोड को देखकर सुजान जेंग सोचता है कि ड्राइवर ने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर्व कैसे लिया। फिर वह एस्फाल्ट पर क्राउच करता है, सोचता है कि नॉर्मल चीज यह होती कि स्पीड स्लो करके ग्राउंड पर कुछ ढूंढा जाता। उसकी आंखें चमक जाती हैं जब वह एक डेब्री का टुकड़ा उठाता है और समझता है कि यह इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। उसके हाथ में कार का साइड व्यू मिरर का टुकड़ा होता है, जो केस सॉल्व करने में जरूर हेल्प करेगा। अचानक उसे एक अजीब विजन दिखाई देता है, एक औरत डेस्परेट तरीके से मदद मांग रही होती है। सीन में एक आदमी कहता है कि यह रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि 2 करोड़ का डील है।
लेकिन कार में बैठा आदमी सैटिस्फाइड नहीं होता और ऑफर 3 करोड़ तक बढ़ा देता है। औरत डील एक्सेप्ट कर लेती है और आदमी इजी मनी के लिए सेलिब्रेट करता है। उसके बाद विजन डिसअपियर हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह क्या था। वह समझता है कि रीइंकार्नेशन के बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स को टच करने से उसे उनका पास्ट दिखाई देता है। मिरर का टुकड़ा हाथ में लेकर वह सोचता है कि क्या यह विजन करंट केस से रिलेटेड है। वर्ड्स फेवर और 3 करोड़ उसके दिमाग में एको करते हैं और वह काफी इंट्रिग्यूड हो जाता है। सिचुएशन देखकर वह सस्पेक्ट करने लगता है कि यह सिंपल कार एक्सीडेंट नहीं है। ग्राउंड पर क्राउच्ड वह सोचता है कि और भी मेमोरीज हो सकती हैं, लेकिन जानता है कि वह विजन फोर्स नहीं कर सकता। तभी एक आवाज उसका नाम बुलाती है, किमियो जेवायन, जो उसे थॉट्स से बाहर निकालती है। यह उसके कोलिग्स शिन जैंग सन और ली ही होते हैं, जो पूछते हैं कि वह वहां अकेला क्या कर रहा है। नर्वस स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट मिरर का टुकड़ा छुपा लेता है ताकि सस्पिशन न जाए। वह कहता है कि बस सीन चेक कर रहा था और बाकी लोगों के आसपास ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। शिन जैंग सन पूछता है कि वह कहाँ चोट लगा है, क्योंकि इवन यूवैन को भी डिटेल्स नहीं पता। ली ही जवाब देता है कि थोड़ी बहुत चोट लगी है, बिना इंसिडेंट के ज्यादा डिटेल्स दिए। तब शिन जैंग सन कंप्लेन करता है कि उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ब्रांच के सब लोग उन्हें डिसलाइक करते हैं। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि एग्जाइल्ड प्रोसिक्यूटर्स के लिए एक रिच रुकी जैसे वह सच में पेन इन दी नेक होगा। कोलीग बोलता है कि जल्दी काम खत्म कर लें, क्योंकि वह सिर्फ सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में सुना था। सुजान जैंग उन्हें नियरबाई कैफे में वेट करने को कहता है, लेकिन शिन जैंग पूछता है कि क्यों वहां से चले नहीं। सीरियस लुक के साथ वह रिप्लाई देता है कि चेक करने के लिए और चीजें हैं और अभी कहीं नहीं जाएगा। इस पर कोलीग अननॉयड होकर अपना हाथ प्रोटैगनिस्ट के शोल्डर पर फर्मली रखता है। शिन जैंग सन पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों इतना अलग बिहेव कर रहा है। बैकग्राउंड में ली ही वरीड एक्सप्रेशन के साथ सीन देख रहा होता है, अनश्योर कैसे रिएक्ट करे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस एक मॉकिंग लाफ निकालता है। कोलीग का एटीट्यूड कंप्लीटली पैथेटिक लगता है उसे। फिर वह शोल्डर से हाथ हटा देता है और कहता है, केस मेरा है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पहले तुम जा सकते हो। शिन जैंग सन उसकी ऑडेसिटी देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वह अपनी डेब्यू ही बर्बाद करना चाहता है ताकि अक्ल आए। कोलीग लेक्चर देता रहता है और बोलता है कि सामने वाला लॉयर उसके पापा का फ्रेंड है और पहले उससे हेल्प के लिए भीख मांगता था। प्रोटैगनिस्ट को यह सुनकर बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है कि 30+ साल का प्रोसिक्यूटर उसे अपने डैडी के फ्रेंड से डरा रहा है। विक्ट्री वाली स्माइल के साथ वह कहता है कि घर पहुंचकर मैसेज करना, दिखाते हुए कि वह बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। फिर सार्कास्टिक ग्रिन के साथ बोलता है कि अपने डैडी के फ्रेंड से कह देना कि बिग बैड किमियो जेवायन से फाइट करे। शिन जैंग सन मजाक उड़ाए जाने पर भड़क जाता है और पूरी ताकत से प्रोटैगनिस्ट का कॉलर पकड़ लेता है। हंगामा देखकर ली ही आगे आती है और फर्म आवाज में दोनों को लड़ना बंद करने को कहती है। वह बताती है कि वह पास के कैफे में वेट करेगी और जब काम खत्म हो जाए तो कॉल कर देना। गुस्से में कोलीग प्रोटैगनिस्ट को छोड़ देता है और नफरत भरी नजरों से देखकर बदला लेने की कसम खाता हुआ चला जाता है। कार में शिन जैंग सन कहता है कि वह चीफ प्रोसिक्यूटर के बेटे यूवैन को कॉल करेगा ताकि मैटर सॉर्ट हो जाए। ली ही सोचती है कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है और किमियो जेवायन को कॉल करके पूछती है कि उसे अचानक क्या हो गया है। उसे लगता था कि वह सिर्फ शो ऑफ करने वाला लड़का है, लेकिन अब उसे डाउट होने लगता है कि शायद वह गलत थी। फिर भी वह जल्दी ही यह थॉट डिसमिस कर देती है, सोचकर कि उसका नया एटीट्यूड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक्सीडेंट साइट पर वापस प्रोटैगनिस्ट अपने कोलीग्स को जाते हुए देखता है और फाइनली अकेला रह जाता है। वह सोचता है कि पुराना किमियो जेवायन ऐसे लोगों के साथ क्यों घूमता था, जैसे शिन जैंग सन और किम यूवैन। पिछले कुछ हफ्तों में मिली इन्फो से उसे पता चला था कि पहले वाला ओनर काफी कैलकुलेटिंग इंसान था। इसलिए वह फिलहाल यह बात साइड में रखकर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और उसे वॉर्न करती है कि यहां खड़ा रहना डेंजरस है।
प्रोटैगनिस्ट खुद को इन्वेस्टिगेटर बताता है और औरत पूछती है कि अभी भी इन्वेस्टिगेट करने को कुछ बचा है क्या। बूढ़ी औरत बेचारी डब्ल्यू जेओंग के लिए अफसोस जताती है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वह उसे अच्छे से जानती थी। वह बताती है कि उसका सुपरमार्केट है और बचपन से उसे देखा है और वह एक बहुत अच्छी इंसान थी। फिर वह रिवील करती है कि ड्राइवर जैंग डागा कई सालों तक गायब था और वापस आकर यह सब गड़बड़ कर गया। यह सुनकर सियोजान जैंग को तुरंत याद आता है कि विजन में जो आदमी था वही जैंग डागा था। वह पूछता है कि क्या ड्राइवर फैमिली के क्लोज था और औरत याद करती है कि विक्टिम की बहन उसकी क्लासमेट थी। नई इन्फो मिलने पर प्रोटैगनिस्ट डीप थॉट में चला जाता है क्योंकि केस और भी सस्पिशियस होता जा रहा था। कार में बैठकर वह एक ऑफिसर को कॉल करता है और विक्टिम की फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करने को बोलता है। स्पेशली वह उनसे बहन के डेथ रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने को कहता है। फिर वह ड्राइव करके निकल जाता है, महसूस करते हुए कि पजल के पीसेस अब धीरे धीरे फिट हो रहे हैं। फाइल में विक्टिम का नाम होता है डब्ल्यू जेओंग, एज 41 और 7 साल से सेपरेटेड। पता चलता है कि वह दिन रात काम करके बिना किसी हेल्प के अपने 2 बच्चों को अकेली पाल रही थी। इंसिडेंट वाले दिन उस रेस्टोरेंट में स्टाफ डिनर था जहां वह काम करती थी। डिनर के बाद वह अकेली घर जा रही थी जब रास्ते में यह एक्सीडेंट हुआ। सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहां प्रोटैगनिस्ट ओनर से पूछता है कि क्या डिनर लास्ट मिनट प्लान हुआ था। ओनर कीमोस मना करता है और बताता है कि ऐसे डिनर्स हमेशा कुछ दिन पहले अनाउंस होते हैं। प्रोटैगनिस्ट रेस्टोरेंट ओनर से पूछता है कि उसने विक्टिम को कितने पैसे दिए थे और एग्जैक्ट अमाउंट क्या था। किमलसन बताता है कि उसने उसे 1 लाख वॉन दिए थे और यह अमाउंट प्रोटैगनिस्ट को काफी ज्यादा लगता है क्योंकि उसका घर पास ही था। ओनर समझाता है कि वह औरत बहुत फ्रूगल थी और अक्सर अपने बच्चों के लिए स्नैक्स लेने पैदल ही जाती थी, इसलिए उसने मदद के लिए उसे पैसे दिए थे। उसे याद आता है कि उस दिन काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने इंसिस्ट किया था कि वह सेफली घर जाने के लिए टैक्सी ले ले। लेकिन ओनर बताता है कि उसने उसे कॉर्नर मुड़ने के बाद कार से उतरते हुए देखा था ताकि बाकी रास्ता पैदल चल सके। यह कहकर वह अफसोस करता है कि अगर उसने टैक्सी ही ली होती तो आज जिंदा होती। प्रोटैगनिस्ट केस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेता है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर वह कंक्लूड करता है कि जो भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था उसके लिए उसका राउट और स्केड्यूल प्रिडिक्ट करना बहुत आसान था। कार में वापस जाकर वह विक्टिम की बहन डब्ल्यू जिन की फाइल एनालाइज करता है। 45 साल की, सिंगल। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो लॉस में चल रहा था और उस पर 120 मिलियन वॉन का डेंजरस लोन शार्क्स का कर्ज था। फिर वह ड्राइवर की फाइल देखता है, जैंग डागा अकी, जो विक्टिम की बहन के साथ सैम स्कूल में पढ़ा था। उसके रिकॉर्ड में वायलेंस के 2 केसेस थे और 30 मिलियन वॉन का कर्ज भी। साथ ही वह रिसेंटली ही शहर वापस आया था। हालांकि दोनों के बीच कॉन्टैक्ट का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उनका मिलना काफी लाइकली था। तभी उसे एक और इम्पोर्टेंट चीज नोटिस होती है। उसे पता चलता है कि विक्टिम ने अपने बच्चों के लिए 1 साल 3 महीने पहले लाइफ इंश्योरेंस लिया था, जिसका अमाउंट था पूरे 1 बिलियन वॉन। अब प्रोटैगनिस्ट डॉक्यूमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करता है, बेनिफिशियरी का नाम। और उसे शॉक लगता है जब पता चलता है कि बेनिफिशियरी कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन डब्ल्यू जिन थी। इस तरह डब्ल्यू जिन केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां लाई मोंगसू को अपने सुपीरियर का कॉल आता है जो उसे नए अपोनेंट के बारे में वॉर्न करता है। लाई मोंगसू रूडली रिप्लाई देता है और कहता है कि टेंशन न ले और फोन काट दे। फिर वह प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वह दिन की पहली इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी है। वह वॉर्न करता है कि सामने वाला लॉयर एक फॉर्मर सीनियर प्रोसिक्यूटर है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सियोजान जेंग रूम से निकलने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि हवा में कुछ अजीब सा है। जाने से पहले लीसू उसे वापस बुला लेता है और एक लास्ट वार्निंग देता है। थ्रेटनिंग लुक और उंगली पॉइंट करते हुए वह रुकी को कहता है कि कोई भी गलती न करे। प्रोटैगनिस्ट बस नोट करता है जब उसके बॉस के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे होते हैं।
उसके जाने के बाद लाइमोंगसू विंडो के पास जाकर बाहर कुछ ऑब्जर्व करता है। वह एक आदमी को घूरते हुए देखता है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ धीरे से बोलता है, ग्वांग जिन। सीन में दिखाया जाता है कि ग्वांग जिन पार्किंग लॉट से गुजरता हुआ उस कार की तरफ जा रहा है जो उसका वेट कर रही होती है। गाड़ी के अंदर से एक आवाज कैजुअली उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि क्या वह फाइनली पहुंच गया। कार में बैठा आदमी एरोगेंट स्माइल के साथ कहता है कि वह उस जैसे किसी से कभी नहीं हारेगा। बिल्कुल नहीं। गुसंग जेवायन उसे नफरत भरी नजर से देखता है, जैसे उस मीटिंग से बिल्कुल खुश न हो। दोनों साथ चलने लगते हैं। गाड़ी वाला आदमी कहता है कि फ्रेश हवा लेने से उसे अच्छा लगा, लेकिन ग्वांग जेवायन बस सू वापस जाना चाहता है। ग्वांग जेवायन पूछता है कि जिस प्रोसिक्यूटर का सामना करना है वह कैसा है। उसका कोलीग उसे शांत करते हुए कहता है कि बस एक रुकी है। फिर वह ऐड करता है कि वह रुकी इसलिए एरोगेंट है क्योंकि उसका बाप जोंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड है। यह सुनकर गुसंग जेवायन बोलता है कि उस लड़के को क्रश करना पड़ेगा, तभी उसे लॉ का डर समझ आएगा। दोनों अलग हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इंटरोगेशन के बाद साथ में कुछ खाने चलेंगे। अकेला रहकर किम यान ह्यून गुस्से में सोचता है कि सियोजान जेंग ने उसका इंसल्ट किया है और कसम खाता है कि कोर्ट में उसे नीचा दिखाएगा। सीन शिफ्ट होता है इंटरोगेशन रूम नंबर 302 के गेट पर, जहां सब कुछ होने वाला होता है। अंदर प्रोटैगनिस्ट और सस्पेक्ट लॉयर का वेट कर रहे होते हैं, जो अपनी हाई विन रेट का बड़ा घमंड करता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वेटरन लॉयर अपना इंट्रो देता है, गुसंग जेवायन, और अपना बिजनेस कार्ड देता है। सुजून जांग कार्ड ले लेता है, जबकि बड़ा लॉयर सोचता है कि वह इस रुकी का ट्रायल ही उसका डाउनफॉल बना देगा। वेटरन लॉयर मजाक में प्रोटैगनिस्ट की एज पूछता है और यंग मैन कहता है कि यह सवाल नहीं करना चाहिए। ग्वांग जेवायन फेक अपॉलॉजी देता है और बोलता है कि बस क्यूरियोसिटी थी, फिर कहता है कि सीधा पॉइंट पर आते हैं। वह आर्ग्यूमेंट शुरू करता है, एग्जाम्पल्स देता है, जैसे कोई पेडेस्ट्रियन अचानक आ जाना या साइकिल का गलत डायरेक्शन में आना। लॉयर क्लेम करता है कि यह केस भी बिल्कुल ऐसा ही अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है और बोलता है कि लालच न करें। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बीच में ही रोक देता है। सीरियस लुक के साथ सियोजून जैंग कहता है कि पहले वह मिस्टर जैंग डागा से एक सवाल पूछना चाहता है। सस्पेक्ट नर्वस हो जाता है और अपने लॉयर से पूछता है क्या करे, तो लॉयर बोलता है कि सवाल करने दो। सुजान जैंग लॉयर को इग्नोर करता है और सीधा पूछता है कि उस पर कितना कर्ज था। फिर पूछता है कि इतना महंगा लॉयर हायर करने के लिए पैसा कहां से आया। यह सुनकर गुसंग जेवायन गुस्से से भर जाता है। स्मर्क के साथ प्रोटैगनिस्ट अपॉलॉजी करता है और कहता है कि बस क्यूरियस था, बिल्कुल लॉयर के वर्ड्स उसी पर वापस मार देता है। अंदर ही अंदर गुसंग जेवायन गुस्से में उबलने लगता है और सोचता है कि यह एरोगेंट ब्रैट उसके सामने ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल शांत रहता है, सोचता है कि देखता हूं यह एक्टिंग कब तक चलती है। फिर वह टॉपिक चेंज करता है और सस्पेक्ट से पूछता है कि क्या उसने डोंगम एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ाई की थी। उसके बाद तुरंत पूछता है कि क्या वह डब्ल्यू जिन, विक्टिम की बहन, को जानता है। यह सुनते ही आदमी का रिएक्शन बिल्कुल शॉक से भर जाता है। इस सिचुएशन को देखकर गुसंग जेवायन तुरंत अपने क्लाइंट को बोलता है कि जवाब न दे, और जैंग डागा बिना टाइम वेस्ट किए उसकी बात मान लेता है। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट बताता है कि इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी विक्टिम की बहन थी। यह सुनते ही लॉयर गुस्से से फट पड़ता है और पूछता है कि इसका इस केस से क्या लेना देना है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसने यह डिसाइड कर लिया है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं था। यह सुनते ही जैंग डागा पसीने पसीने हो जाता है और उसका घबराया हुआ चेहरा उसकी नर्वसनेस सबके सामने ला देता है। ग्वांग जेवायन इरिटेट होकर चिल्लाता है और कहता है कि पॉसिबिलिटीज की बात बंद करो और कोई सॉलिड एविडेंस लाओ। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंस स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह पहले से रेडी था। वह शांति से बोलता है कि उसके पास एविडेंस है और अपना लैपटॉप घुमाकर एक वीडियो दिखाता है। स्क्रीन पर जो दिखता है उसे देखकर जैंग डागा एक्स का चेहरा प्योर टेरर से भर जाता है।
वीडियो में दिखाया जाता है कि इंसिडेंट के दिन जैंग डागा एक्स विक्टिम के वर्क प्लेस के पास वाले कैफे में बैठा हुआ था। ग्वांग जेवायन इस एविडेंस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्लाइंट को ट्रैक करना उसे सस्पेक्ट नहीं बना देता। वह अपने 15 साल के एक्सपीरियंस का घमंड करता है और बोलता है कि वह इस रुकी प्रोसिक्यूटर के ख्यालों को आसानी से तोड़ सकता है। फिर लॉयर कहता है, यह लड़का मेरे क्लाइंट और विक्टिम की बहन के बीच कॉन्स्पिरेसी सस्पेक्ट कर रहा है। थ्रेटनिंग लुक के साथ वह वार्निंग देता है कि अगर उसने ग्रीविंग फैमिली को डिस्टर्ब किया तो मीडिया में उसका नाम बदनाम हो जाएगा। वह सजेस्ट करता है कि पहले प्रॉपर प्रूफ लाओ, वरना सिर्फ एक्सीडेंट पर ही बात होगी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बीच में ही उसकी बात काट देता है और बोलता है कि वह सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर एक्सपीरियंस्ड लॉयर भी शॉक हो जाता है और थोड़ा सा डर भी महसूस करता है। फर्म नजर से सियोजान जेंग बोलता है कि चार्ज डिसाइड करना उसका काम है और उसे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। गुसंग जेवायन बिल्कुल चुप हो जाता है, सोचता है कि एक रुकी में इतनी हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। उसे समझ ही नहीं आता कि प्रोटैगनिस्ट के अंदर इतनी वेटरन लेवल कंपोजर कहां से आ रही है। सिचुएशन समझकर लॉयर अपने क्लाइंट को कहता है कि चुप रहो और कोई वीकनेस मत दिखाओ। तब प्रोटैगनिस्ट अपनी विजन वाली कॉन्वर्सेशन कोट करना शुरू करता है और बोलता है कि 200 मिलियन बहुत कम अमाउंट है। फिर वह सेंटेंस कंप्लीट करता है 300 मिलियन की बात करके। यह सुनते ही जैंग डागा डर से कांप जाता है, सोचता है कि इसे यह सब कैसे पता। विक्ट्री वाली स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है, क्या ये बातें तुम्हें फेमिलियर नहीं लग रही? डेस्परेट होकर जैंग डागा खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि उसने कुछ नहीं किया, वह बिल्कुल इनोसेंट है। प्रोटैगनिस्ट बस शांति से उसे देखता है और एक उंगली से लैपटॉप का एक की प्रेस करता है। फिर वह पूछता है, एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले तुमने किसको कॉल किया था? जैंग डागा एक्स अटकटक कर जवाब देने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट प्रेशर बढ़ाता है और पूछता है कि क्या क्रैश के बाद वह होश में था। तब रिवील होता है कि पहला कॉल रात के 1:40 पर हुआ था, लेकिन फायर डिपार्टमेंट को 6 मिनट बाद इन्फॉर्म किया गया। कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है, क्या इमरजेंसी कॉल कनेक्ट होने में 6 मिनट लगते हैं? ग्वांग जेवायन आर्ग्यू करता है कि कैमरा की क्लॉक गलत हो सकती है, लेकिन यंग प्रोसिक्यूटर के पास एक और ट्रम्प कार्ड होता है। वह बताता है कि रिकॉर्ड्स में एक और कॉल दिख रहा है, जो एग्जैक्टली 6 मिनट बाद इमरजेंसी कॉल के साथ हुआ था, और वह कॉल रात के 1:40 पर ही डब्ल्यू जिन यानी विक्टिम की बड़ी बहन को किया गया था। इससे प्रोटैगनिस्ट कंक्लूड करता है कि यह आदमी मास्टरमाइंड को कॉल करके वेट कर रहा था, जब तक विक्टिम सड़क पर सांस लेना बंद न कर दे। रूम के बाहर लियोनसू यह सब सुनकर शॉक हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि यह केस असल में एक मर्डर केस था, सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। बिना एक पल भी वेस्ट किए वह तुरंत अपना फोन उठाता है और चीफ प्रोसिक्यूटर का कॉन्टैक्ट ढूंढने लगता है ताकि उसे पूरी सिचुएशन बता सके। चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल के साथ वह अपने सीनियर को कॉल करता है और बोलता है कि उन्हें तुरंत यहां पहुंचना चाहिए। उसी मोमेंट रूम के कोने में लगा सिक्योरिटी कैमरा दिखाता है कि कोई उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन चुपचाप सुन रहा था। थोड़ी देर बाद चीफ प्रोसिक्यूटर वहां पहुंचता है और शॉक में पूछता है कि एक रुकी ने इतना कॉम्प्लेक्स केस अकेला कैसे सॉल्व कर लिया। डोर से लाए मोंगसू सब देख रहा होता है और मन ही मन मानता है कि किमियो जेवायन बिल्कुल भी बुरा नहीं है और ग्वांग जेवायन को अब अपना मैच मिल गया है। सैटिस्फाइड स्माइल के साथ वह मुड़कर पूछता है कि क्या वह इस सिचुएशन का फायदा उठाकर थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख सकता है। वह कहता है कि उनका ब्रांच काफी टाइम से शांत था, थोड़ा हंगामा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। इस पर लाइसू थोड़ी ईवल सी स्माइल के साथ पूछता है कि क्या बस इतना ही, क्योंकि उसके प्लान्स इससे काफी बड़े हैं। फिर वह मुस्कुराते हुए रिवील करता है कि लॉयर गुसंग जेवायन असल में उसका क्लासमेट था। इसी वजह से वह उस एरोगेंट आदमी की रेप्यूटेशन बर्बाद करना चाहता है, अपनी सारी पुरानी जलन निकालने के लिए। सीन शिफ्ट होता है किम यूवन और लिजो पर, जो साथ चल रहे होते हैं। किम यूवन पूछता है कि क्या उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता था।
लिजो रिप्लाई करती है कि उसे कुछ नहीं पता। तब कजिन बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट का गुसंग जेवायन के अगेंस्ट दिन बहुत टफ होने वाला है। किम यान ह्यूअन मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि एक रुकी जैसे वह कोर्ट में पक्का बेइज्जती करवाएगा। इसी बीच रिपोर्टर्स का एक ग्रुप गॉसिप कर रहा होता है कि गुसंग जेवायन वह टाइप का आदमी है जो पैसों के लिए शैतान का भी केस लड़ ले। किम यून थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन फिर एक शॉकिंग रूमर सुनता है कि गुसंग जेवायन केस हार रहा है। दूसरा रिपोर्टर कंफर्म करता है और बोलता है कि रुकी आज फुल फॉर्म में है, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं हार रहा। यह सुनकर किम यान वान बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। तब अचानक इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और जैंग डागा अकी बाहर निकलता है, चिल्लाते हुए कि उसे छोड़ दो। जब सस्पेक्ट को घसीट कर ले जाया जाता है, प्रोटैगनिस्ट ठंडी नजर से लॉयर को देखता है। वह कामली पूछता है, क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? विक्ट्री वाली स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट फिर बोलता है, कंटिन्यू करना है या बस हो गया? गुसंग जेवायन गुस्से से फट पड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वह इसलिए केस से बाहर जा रहा है क्योंकि उसे लगा था यह सिर्फ एक सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट है। उसे जाते हुए देखकर प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल शांत तरीके से बोलता है कि बाकी लोग भी जा सकते हैं। यह सुनकर लॉयर मुड़कर यंग मैन को धमकी देता है और कहता है कि अपनी तमीज में रहे क्योंकि उसने इस जैसे बहुत लोग देखे हैं। धमकी देने के बाद गुसंग जेवायन फाइनली वहां से चला जाता है और प्रोटैगनिस्ट बस डोर से उसे देखता रहता है। तब उसके दिमाग में एक पुरानी याद आती है, जब पिछली जिंदगी में वही लॉयर उससे पूछता था कि वह इतनी मेहनत क्यों करता है। उस वक्त वह बोला था कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही लोग उसे इजी टारगेट समझेंगे, और अगर सक्सेस चाहिए तो उसे पावरफुल लोगों के आगे झुकना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा और चिल्लाना पड़ेगा कि उसे कांग्रेसमैन से प्यार है। वापस प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उस आदमी का चेहरा आज भी उतना ही गंदा और अनोइंग लगता है जितना पहले लगता था। यह सोचकर वह दोबारा रूम के अंदर जाता है और मन ही मन कसम खाता है कि वह जल्दी ही गुसंग जेवायन को खत्म करेगा। इसी बीच हॉलवे में किम यान वान डोर से सब कुछ छुपकर देख रहा होता है। जो कुछ उसने देखा उससे वह बिल्कुल शॉक हो जाता है। वह लिजो की तरफ मुड़कर कहता है कि किमियो जेवायन बिल्कुल बदल गया है। लिजो पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि प्रोटैगनिस्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। किम यूजान कुछ बोल नहीं पाता और बस धीरे से गाली देता है। वह इतनी बेइज्जती होने पर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हवा में एक ही सवाल घूम रहा होता है, यहां असल में चल क्या रहा है। ऑफिस में वापस प्रोटैगनिस्ट का फोन डेस्क पर लगातार बजने लगता है। वह कॉल उठाता है और दूसरी तरफ उसका बॉस लाई मोंगसू होता है। सीनियर उसे अच्छे काम के लिए कांग्रेचुलेट करता है और खाना खाने चलने का इनवाइट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट पर जो 30 साल से जीबीएस सर्व कर रहा होता है। अंदर लाई मोंगसू ड्रिंक पो करता है और पूछता है कि केस का ट्विस्ट उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। प्रोटैगनिस्ट माफी मांगता है, लेकिन बॉस बोलता है कि छोड़ दो, वह रीजन समझ सकता है। फिर क्यूरियोसिटी से पूछता है कि सिंपल एक्सीडेंट को मर्डर केस में कैसे बदला। मुस्कुराते हुए सियो जून जेंग मजाक में बोलता है कि उसने साइकोमेट्री पावर यूज की। फिर सीरियस होकर बताता है कि उसे क्लूज में कुछ लूस एंड्स दिखे, इसलिए उसने और इन्वेस्टिगेशन की। लाई मोंगसू उसकी तारीफ करता है और कहता है कि हमेशा पूरी जंगल देखो, सिर्फ पेड़ नहीं। जब वेट्रेस खाना लाती है, प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि बॉस अब उसे ज्यादा फेवरेबली ट्रीट कर रहा है, स्पेशली गुसंग जेवायन को एम्बेरस करने के बाद। अपनी पहली इंटरोगेशन सेलिब्रेट करने के लिए बॉस डबल पोर्शन ऑर्डर करता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कहीं यह नया तरह का हेजिंग तो नहीं। फिर सीनियर पूछता है कि क्या वह केस को ट्रायल तक ले जाना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट बिना सोचे हाँ बोल देता है। लाई मोंगसू वॉर्न करता है कि गुसंग जेवायन पूरी ताकत से लड़ेगा, लेकिन यंग मैन बोलता है कि लॉयर तो केस छोड़ चुका है। बॉस कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है कि वह वापस बदला लेने जरूर आएगा।
लाइमोंगसू ईविल स्माइल के साथ कहता है कि वह लॉयर की जिंदगी पर ठंडा पानी डाल रहा है। दूसरी तरफ फोन पर गुसंग जेवायन पैनिक में रिपोर्टर से पूछता है कि उसको सब बताने वाला कौन था। रिपोर्टर हंसकर बोलता है कि वह अपना सोर्स रिवील नहीं करेगा, बस सुना है कि उसे एक रुकी ने क्रश कर दिया। यह सुनकर लॉयर गुस्से से फट पड़ता है और फोन पर धमकी देता है कि एक शब्द भी मत लिखना वरना पछताएगा। फिर अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह घबराकर पूछता है कि क्या आर्टिकल ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका है। जर्नलिस्ट माफी मांगकर बोलता है कि उसने डिफीट वाला पार्ट नहीं डाला, सिर्फ यह लिखा है कि उसने मर्डर केस लिया है। और यह न्यूज़ जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हेडलाइन में लिखा होता है कि फेमस लॉयर ने मर्डर केस ले लिया है। न्यूज़ जिस स्पीड से फैलती है उसे देखकर लॉयर बिल्कुल डिस्पेयर में आ जाता है। वह सोचता है कि एक रुकी के अगेंस्ट केस जीतना तो उसके लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए था। तब वह सोचने लगता है कि क्या यह न्यूज़ सिर्फ कंट्रोवर्शियल होने की वजह से फैली है या फिर किसी ने जानबूझकर मीडिया और पब्लिक का प्रेशर बनाकर यह सब सेटअप किया है। अब लॉयर के पास केस से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वह पूरी ताकत से टेबल पर अपनी मुट्ठी मारता है और गुस्से में खुद को कर्स करता है कि वह इस ट्रैप में फंस गया। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लग्जूरियस ऑफिस में। वहां एक आवाज बोलती है, तुमने काफी हंगामा मचा दिया है। यह गुसंग जेवायन होता है जो अपने पर्सनल कंप्यूटर पर केस की न्यूज़ देखते हुए माफी मांग रहा होता है। लेकिन सामने बैठा मिस्टीरियस आदमी बोलता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी भटकते हुए कुत्ते का भी डिफेंस करे। फिर जैंग टेक जून नाम का आदमी उसे वॉर्न करता है कि वह हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नो वे। वह अपने ऑर्डर्स देता है और कहता है कि बड़ी बहन को बेचारी और बेकसूर दिखाना है। वह चाहता है कि मरी हुई बहन ऐसी लगे जैसे उसके साथ जो हुआ वह डिजर्व था और प्रोसिक्यूटर को डीमन जैसा दिखाया जाए। जैंग टेक जून समझाता है कि अगर ऐसा किया तो पब्लिक का दिल हिल जाएगा और जजेस पर भी प्रेशर पड़ेगा। वह याद दिलाता है कि क्लाइंट्स को मॉरल्स से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ यह देखना होता है कि लॉयर कॉम्पिटेंट है या नहीं। इसलिए सीईओ कहता है कि किसी भी कीमत पर केस जीतना है, वरना अगर वह इतना छोटा सा केस भी नहीं जीत पाया तो कंपनी में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यह सुनकर गुसंग जेवायन प्रेशर के साथ वहां से चला जाता है। बंद मुट्ठी के साथ वह मिशन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। इसके बाद मीडिया बैटल शुरू हो जाती है। कई रिपोर्टर्स कैमरास के साथ लॉयर को घेर लेते हैं। वे उस पर सवालों की बारिश कर देते हैं, केस का प्रेशर और इंश्योरेंस मनी की रूमर्स के बारे में। गुसंग जेवायन अपना ड्रामा शुरू करता है और पूछता है, किस एविडेंस पर तुम एक दुख में डूबी फैमिली पर इल्जाम लगा रहे हो? एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या वह कह रहा है कि वह बिल्कुल इनोसेंट है और उसका रीजन क्या है। लॉयर बोलता है कि यह सब सिर्फ प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस हैं और केस में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। वह एक्टिंग जारी रखता है और रिपोर्टर्स को याद दिलाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का प्रिंसिपल। फिर वह प्रोसिक्यूशन और मीडिया पर इल्जाम डालता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही उस औरत को गिल्टी मान लिया गया। परफेक्ट परफॉर्मेंस के साथ वह झुककर रिपोर्टर्स से मॉडरेशन की भीख मांगता है, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिखता है। वह इस ह्यूमिलिएशन को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ने वाला होता। इसके बाद मीडिया पागल हो जाती है इस न्यूज पर कि फेमस लॉयर ने बिना फिंगरप्रिंट्स वाले केस को ले लिया है। विजिटिंग रूम में लॉयर डब्ल्यू जिन से मिलता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वह वादा करता है कि वह उसकी इनोसेंस प्रूव करेगा, लेकिन बदले में वह इंश्योरेंस मनी का आधा हिस्सा मांग लेता है। यह सुनकर औरत बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर वह उसे प्रेशर करता है कि सच बताए कि उसने अपनी ही बहन के साथ ऐसा क्यों और कैसे किया। लॉयर बोलता है कि यही उसके एक्विटल का एक ही रास्ता है। इस तरह वह उसे बिल्कुल कॉर्नर में डाल देता है। मजबूर होकर डब्ल्यू जिन कॉन्फेस करती है कि उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे लगता था कि वह रोज रॉक बॉटम पर गिर रही है।
वह याद करती है जब उसकी बहन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके हाथ में दी और उसे सोल बेनिफिशियरी बना दिया। उस पल से उस पर लालच हावी हो गया। पैसों का ख्याल आते ही वह एक पल के लिए पागल हो गई। रोते हुए वह कहती है कि वह अपने भतीजों का ख्याल रखना चाहती थी और उन्हें बेटर लाइफ देना चाहती थी। अब उसे गहरा रिग्रेट होता है। वह टूटकर रो पड़ती है और अपनी मरी हुई बहन स्वांग से माफी मांगती है। गुसंग जेवायन ठंडे चेहरे के साथ बस यह सब देखता रहता है। डब्ल्यू जिन हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बुरी तरह रोती रहती है, लेकिन खुद को शांत नहीं कर पाती। डरते हुए चेहरे के साथ वह पूछती है कि क्या उसे सच में इनोसेंट माना जा सकता है या नहीं। इतना सब होने के बाद भी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ गुसंग जेवायन उसे बोलता है कि टेंशन न ले, वह सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसके बाद मीडिया की न्यूज से एक्सप्लोड हो जाती है। वे प्रोसिक्यूटर को रेकलेस बताते हैं और लॉयर को हीरो बना देते हैं। अपने ऑफिस में हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉफी सिप करते हुए सोचता है कि जेटीजे लॉ फर्म पब्लिक ओपिनियन को कितनी जल्दी मैनिपुलेट कर लेती है। लेकिन फिर वह मग टेबल पर रख देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इतने शैलो ट्रिक्स ज्यादा दिन तक सच को छुपा नहीं सकते। डिटर्मिन्ड लुक के साथ सियोजान जैंग कसम खाता है कि ट्रायल के दिन वह उनकी सारी झूठी बातों को तोड़ देगा। थोड़ी देर बाद एलिवेटर में उसके पास उसके छोटे भाई जिन यांग का कॉल आता है, बस बातचीत के लिए। उसका भाई पूछता है कि क्या रास्ते में उसकी जंग डब्ल्यू से मुलाकात हुई। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे उस नाम का कोई याद नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि लाइजैंग डब्ल्यू किमियो जेवायन का हाई स्कूल का दोस्त था, जो वायलेंट क्राइम्स यूनिट में काम करता था। सू जून जेओंग मेमोरी कंफर्म करता है। उसका भाई बताता है कि कल काफी टाइम बाद उससे मिला था। जिन योंग कहता है कि उसका दोस्त उसे एक्सीडेंट सीन पर ले गया था, फिर गैंगवान चला गया उससे मिलने। इसलिए वह उसे वॉर्न करता है कि अगर वह अचानक आ जाए तो सरप्राइज मत होना, और उसे काम के लिए गुड लक बोलता है। और जैसे कोई प्रेमोनिशन हो, तभी एक आदमी आता है और फ्रेंडली वेव के साथ उसे किमियो जेवायन कहकर बुलाता है। प्रोटैगनिस्ट अचानक से शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या यह वही ली जैंग डब्ल्यू है। वह दोस्त पूछता है कि एमनीशिया के बाद भी क्या उसे याद है या नहीं। सियो जून जेओंग कहता है कि उसे बस थोड़ा सा चेहरा याद है। अचानक ली जैंग डब्ल्यू जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है। वह उसे टाइट पकड़कर बोलता है कि जो भी उसे बिल्डिंग के 5th फ्लोर से धक्का देकर गिराया गया था, वह उसे जरूर ढूंढेगा। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसे धक्का दिया गया था। दोस्त जवाब देता है कि यह एक डिटेक्टिव का हंच है। यह सुनकर सियोजान जेओंग सोचता है कि कैमराज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था और न ही किसी कॉल का रिकॉर्ड मिला था। वह डिसाइड करता है कि बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगा। अभी वह लाइजैंग डब्ल्यू को बोलता है कि कार में बैठ जाए, क्योंकि उसे ट्रायल के लिए जाना है। दोनों गाड़ी में बैठकर कोर्ट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। ट्रायल शुरू होने से पहले कार में उसका दोस्त पूछता है कि आज वह इतना सीरियस क्यों है और पहले जैसे जोक्स क्यों नहीं मार रहा। लाइजैंग डब्ल्यू को अजीब लगता है कि वह गर्ल ग्रुप म्यूजिक भी नहीं सुन रहा। वह पूछता है कि क्या उसे सच में कुछ याद नहीं। टेस्ट करने के लिए वह पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसने उससे 3 लाख वॉन उधार लिए थे। फिर वह मोटरसाइकिल के बारे में भी पूछता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे याद है कि उसने मना कर दिया था। यह आंसर्स सुनकर लाइजैंग डब्ल्यू मुस्कुरा देता है, समझ जाता है कि उसका दोस्त सब कुछ ठीक से याद रखता है। प्रोटैगनिस्ट को रिलीफ मिलता है, क्योंकि असली किमियो जेवायन के पास एक अच्छा दोस्त था जो उसके साथ खड़ा है। थोड़ी ही देर बाद उसके दोस्त के जैकेट पॉकेट के अंदर रखा फोन अचानक से बजने लगता है। लाइजोंग डब्ल्यू कॉल रिसीव करता है और पूछता है कि डब्ल्यू जिन केस पर कोई नई न्यूज है क्या। जैसे ही उसे डब्ल्यू कांग के मोबाइल फोन के बारे में पता चलता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत अलर्ट हो जाता है। अचानक उसे एक अजीब सी विजन आती है और वह सोचता है कि बिना किसी वजह के उसकी साइकोमेट्री क्यों एक्टिवेट हो गई। सुजान जेंग एक्सेलरेटर दबा देता है और गाड़ी तेज घूमते हुए कॉर्नर पर मुड़ती है,
जिससे टायर्स की तेज आवाज निकलती है। कोर्ट हाउस पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि कहीं प्रोसिक्यूशन सिर्फ ड्रामा तो नहीं कर रही, जैसे गुसंग जेवायन ने कहा था। रिपोर्टर्स गॉसिप करते हैं कि पहले ही केस में एक रुकी के लिए इतने एक्सपीरियंस्ड लॉयर को हराना मुश्किल होगा। उनमें से एक मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद उसने खुद ही केस बना लिया होगा ताकि खुद को बड़ा डिटेक्टिव दिखा सके। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कोर्टरूम के बीच की तरफ चलता है। एक रिपोर्टर उसे नफरत भरी नजर से देखता है, पर उसे यह पता भी नहीं होता कि वह लड़का बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। एविडेंस का बॉक्स उठाए हुए वह सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ उस रिपोर्टर के पास से गुजरता है। जर्नलिस्ट उसकी डिग्निटी देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि यकीन करना मुश्किल होता है कि वह सिर्फ एक ट्रेनी था। उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखकर लोग सोचने लगते हैं कि शायद आज एम्बेरसिंग सिर्फ लॉयर ही होने वाला है। सू जान जेंग अपनी सीट पर बैठकर ट्रायल के लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने लगता है, पर इधर उधर देखकर उसे नोटिस होता है कि गुसंग जेवायन अभी तक नहीं आया। वह थोड़ी देर सोचता है, यहां फिर से बैठना कितना अजीब है। यह मेरी प्रोसिक्यूटर वाली जिंदगी का सेकंड चांस है और मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा। सब लोग अपनी जगह बैठ जाते हैं, फिर जजेस आते हैं और डागानाम डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल शुरू होता है। नफरत भरी नजर के साथ वह अपने मन में कसम खाता है कि इस बार पिछली जिंदगी की तरह वह हारेगा नहीं और सबको गिरा देगा। जज डिफेंडेंट को बैठने को कहता है और फिर प्रोसिक्यूटर से फॉर्मली इंडिक्टमेंट पेश करने को बोलता है। कॉन्फिडेंस के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है, अब मेरी प्रोसिक्यूटर वाली जिंदगी का सेकंड एक्ट शुरू होता है। वह बोलता है कि डब्ल्यू सुजेवायन ने अपने साथी जैंग डागा के साथ मिलकर अपनी बहन की जान लेने की साजिश रची। गुसंग जेवायन सोचता है कि यह लड़का बहुत एरोगेंट है और धीरे से अपनी क्लाइंट से कहता है कि घबराना मत और हर बात से इनकार करती रहना। वह उसे याद दिलाता है कि अगर वह जेल गई तो उसके भतीजों का क्या होगा। औरत अपने आप को समझाती है कि उसने सब कुछ अपने भतीजों के लिए किया और वही उसकी बहन भी चाहती थी। जज पूछता है कि क्या डब्ल्यू जिन प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस को मानती है या नहीं। दर्द भरी एक्सप्रेशन और कांपती आवाज में वह सब कुछ डिनाई कर देती है। वह रोने लगती है और बोलती है कि उसे अपनी बहन की बहुत याद आती है। ऑडियंस इमोशनल हो जाती है और प्रोसिक्यूटर पर डाउट करने लगती है, सोचती है कि शायद उसने हीरो बनने के लिए एग्जैजरेट किया। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट बस मुस्कुराता है, जैसे उस मास्क के नीचे का चेहरा देखना चाहता हो। जज सीन देखकर प्रोसिक्यूटर को डिफेंडेंट से इंटेरोगेशन शुरू करने को कहता है। वह पहला सवाल करता है कि क्या उसे पता था कि वह 1 बिलियन वन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बेनिफिशियरी है। औरत जवाब देती है कि उसकी बहन ने उसे कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो बच्चों का ख्याल रखना। सियोजान जेंग उससे पूछता है कि उसके लोन शार्क्स के कर्ज के बारे में। वह कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस औरत में काफी हिम्मत है और पूछता है कि उसने किसी और के नाम का फोन क्यों यूज किया। वह बोलती है कि उसे पता नहीं था और जैंग डागा ने उसे गिफ्ट दिया था ताकि वह बात कर सके। सुजून जेंग उस पर प्रेशर डालता है। थक चुकी आवाज में वह मान लेती है कि उस टाइम दोनों डेटिंग कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या दोनों ने मिलकर इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसकी बहन को मारा। औरत घबरा जाती है और चीखने लगती है, नहीं। गुसंग जेवायन खड़ा होकर ऑब्जेक्शन करता है और कहता है कि यह सिर्फ स्पेकुलेशन है। जज ऑब्जेक्शन मान लेता है और प्रोसिक्यूटर को फैक्ट्स पर रहने को कहता है। डिफेंडेंट अपना ड्रामा जारी रखती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह इंटेरोगेशन कंटिन्यू करेगा। औरत चिल्लाती है कि उसने फोन का रीजन ऑलरेडी बता दिया है। गुसंग जेवायन फिर से ऑब्जेक्शन करने जा ही रहा होता है, तब हमारा प्रोटैगनिस्ट जोर से बोलता है, मैं आपके फोन की बात नहीं कर रहा। ठंडी नजर से वह रिवील करता है कि वह उसकी बहन डिजीज डब्ल्यू कांग के फोन की बात कर रहा है। यह सुनते ही औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है, डर से भर जाता है। वह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे पता था कि उसकी बहन अपने फोन पर डायरी रिकॉर्ड करती थी। ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। हाथ में फोन पकड़कर
वह बताता है कि इंसिडेंट के टाइम विक्टिम डायरी रिकॉर्ड कर रही थी और उसमें कुछ और भी रिकॉर्ड हो गया था। गुसंग जेवायन शॉक हो जाता है और सोचता है कि यह कौन सी रिकॉर्डिंग है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। हमारे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल आ जाती है और वह सोचता है कि अब लॉयर क्या करेगा। रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें डब्ल्यू कांग की आवाज सुनाई देती है। बॉस ने मुझे टैक्सी के लिए पैसे दिए। वह सोचती है कि जो पैसे उसने बचा कर रखे हैं उनसे क्रिसमस पर अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स खरीदेगी। चलते हुए वह यह भी सोचती है कि शायद बच्चों का फादर वापस आ जाए और फिर वह उससे सीधी बात करेगी। वह उस पल का सपना देखती है जब सब मिलकर फैमिली के साथ मिलकर बनाया हुआ केक खाएंगे। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह हैरानी भरे चेहरे के साथ रुक जाती है। तभी एक कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ आती है और उसे सीधा टक्कर मार देती है, जिससे उसका मोबाइल फोन हवा में उड़ जाता है। जमीन पर गिरी हुई जख्मी हालत में वह देखती है कि एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है, जैसे काम खत्म करने के लिए। ऑडियो में उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। मैंने उसे टक्कर मारी, लेकिन यह कमीना अभी भी जमीन पर सांस ले रहा है। वह फोन पर घबरा कर कहता है कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वह क्या करेगा। प्रेजेंट में वापस आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट इस विजन को देखकर शॉक हो जाता है। वह अचानक ब्रेक्स दबा देता है और उसका दोस्त ली जंग डब्ल्यू डर के मारे चिल्लाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों किया। अगली सुबह प्रोटैगनिस्ट सिर दर्द के साथ उठता है और सोचता है कि शायद कल रात ज्यादा पी ली थी। कैलेंडर देखकर वह सोचता है कि इस बार उसने जिंदगी का पहला बटन सही जगह लगाया है। पानी का ग्लास पीते हुए वह रिफ्लेक्ट करता है कि इस केस में वह बस लकी हो गया था। लेकिन फिर ग्लास टेबल पर रखकर वह डिसाइड करता है कि अब अपनी किस्मत को स्किल में बदलेगा। अपने रूम में वह कैलेंडर का एक पेज फाड़ देता है और सोचता है कि एक हफ्ते में नए असाइनमेंट्स अनाउंस होने वाले हैं। तभी एक आवाज पूछती है कि उसने शेनजांग संग से मिला हुआ कैलेंडर यहां क्यों छोड़ दिया। अचानक एक अजीब विजन उसके दिमाग में आता है और वह पूरी तरह शॉक हो जाता है। कैलेंडर हाथ में पकड़े हुए वह घबरा जाता है, क्योंकि जो मेमोरी अभी आई थी वह उसकी अपनी नहीं थी। सीन फिर कार में शिफ्ट होता है, जहां प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त ली जैंग डब्ल्यू को सीरियस बात के लिए कॉल करता है। डिटरमाइंड नजर के साथ वह पूछता है कि क्या यह नया एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। ट्रायल में वापस प्रोटैगनिस्ट बताता है कि विक्टिम डायरी रिकॉर्ड कर रही थी और उसमें एक और आवाज भी कैप्चर हो गई थी। गुसंग जेवायन यह सुनकर पैनिक हो जाता है और सोचता है कि उसे इस रिकॉर्डिंग के बारे में पता कैसे नहीं चला। घबराहट में वह खड़ा होकर ऑब्जेक्शन करता है, कहता है कि उसे पहले से इस नए एविडेंस के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। ऑडियंस के बीच से लाइजंग डब्ल्यू हाथ में विक्टिम का मोबाइल पकड़कर खड़ा होता है, उसे एविडेंस के तौर पर सबमिट करने के लिए रेडी। हमारे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसका प्लान लॉयर को कॉर्नर करने का काम कर गया था। विक्टिम का फोन हाथ में लेकर वह जज से रिक्वेस्ट करता है कि इस एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि यह सच तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। नए एविडेंस को देखकर डिफेंडेंट डब्ल्यू सुजेवायन पैनिक कर जाती है और पूरी तरह घबरा जाती है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि उसने कुछ नहीं किया। गुसंग जेवायन उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि जज ऑफिसर को बुलाने का ऑर्डर देता है। ऑडियंस शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक फियर्स बैटल की उम्मीद थी, पर लॉयर को डिफेंसिव होते हुए नहीं देखना चाहते थे। जज केस के नए एविडेंस पर फैसला करने के लिए 10 मिनट का रिसेस अनाउंस करता है। गुसंग जेवायन गुस्से से भर जाता है, क्योंकि एक रुकी की वजह से उसका पूरा करियर खतरे में पड़ गया है। वह जोर से टेबल पर मुट्ठी मारता है, फिर अचानक रुक जाता है। वह सोचता है कि वह इस तरह हार नहीं मानेगा। डिटरमाइंड नजर के साथ वह कसम खाता है कि अगर वह गिरा तो अकेला नहीं गिरेगा। रिसेस के बाद सेशन फिर से शुरू होता है और जज प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर को आगे बुलाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।